इमरान खान साहब फरमा रहे थे हमें हरासा किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब जरा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। ये इक़्तिदार से महरूमी जो है ये तंगी है। आप क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो? तो बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशोखर्म बैठे हो। करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। 50 अरब वाला केस है, वो 2 जमा 2 4 है। इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर पे तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की? 2019 की कोई कंप्लेंट थी, उस पर एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रही थी और ज़ाहिर है जब एंटी करप्शन के पास सबूत आए होंगे तो एंटी करप्शन पर भी कार्रवाई की होगी। कोई इस खुशफहमी में ना रहे। मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खान हूँ और मैं कानून से बड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने फिर एक और नई टर्म दे दी है कि जो भी उनके मौक़िफ़ का हिमायती है वो सारे के सारे राह हक़ पर हैं, बाकी सारे लोग अल्लाह जाने उनको खान साहब क्या नाम देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान की धमकी पर वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि क्या इमरान खान से उनकी करप्शन के बारे में पूछना हैरेसमेंट है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने 3 सालों में अपने मुखालिफिन के खिलाफ सब कुछ किया, आपसे तो अभी सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है। इमरान खान कौम के 50 अरब डुबाकर अपने 5 अरब के असासों का जवाब तो दें। खान साहब दीवार से लगाने की बात कर रहे हैं और इसकी आड़ में एनआरओ मांग रहे हैं। इसके साथ ही कल रात से इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर बड़ा शोर हो रहा है नाज़रीन। सहाफ़ी भी वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर कानून पंजाब ने एंकर इमरान रियाज के खिलाफ इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त पेश कर दी है। कह रहे हैं कि इमरान रियाज ने सऊदी अरब से ताल्लुकात पर काबिले एतराज़ बात की है। मुल्क की सालमियत और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह बात करना काबिले गिरफ्त जुर्म है। इमरान रियाज के खिलाफ काबिले एतराज़ मवाद के 20 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मुझे ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मैंने, क्योंकि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उनकी भी लाहौर से गिरफ्तारी हुई है, इस पर भी मैंने बात करनी है। नईम हनीफ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। नईम, सबसे पहले तो वकास अब्रेज साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी माहिर कानून है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। नईम, बताइएगा कि खान साहब कहते हैं उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि करप्शन के बारे में पूछना हरासा करना नहीं है। खान साहब दीवार से लगाने की बात की आड़ में एनआरओ मांग रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं? देखिए, खान साहब आज से एनआरओ नहीं मांग रहे। अदम एतमाद की तहरीक जब टेबल हुई और उससे पहले जब पेश हुई कौमी असम्बली में, तब से बिल्कुल अब तो ऑडियोज आ चुकी हैं, मलक रियाज साहब की गुफ्तगू सामने आ चुकी है और उन्होंने जो है वो पैचअप करने की भी बात की और दूसरे लफ्ज़ों में एनआरओ भी मांगा। और उसके साथ ही साथ जो आप बात कर रही थी सहाफ़ियों में तकसीम की, खान साहब ने किया ही 3.5 साल दौर में लोगों में डिवाइड जो है वो सिर्फ की है। इदारों में तकसीम करने की कोशिश की, पार्टी के अंदर तकसीम करने की कोशिश की, उसके बाद सहाफ़ियों में तकसीम करने की कोशिश की। और जो बुशरा बीबी अपने डिजिटल मौक्कल के जरिए, जो उनका डिजिटल मौक्कल उस दिन जिसकी ऑडियो सामने आई है, डॉक्टर अरसलान जावेद, मैं एक बात यहां पर करना चाहूंगा। मैं 22 साल से मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैंने इस मुल्क में ट्रेड यूनियन भी की है, मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर भी रहा हूं, सेक्रेटरी भी रहा हूं। मैं किरण यहां पे चैलेंज करता हूं, इमरान रियाज समेत, मुझ समेत तमाम सहाफियों का सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए। जब हमने आगाज किया इस शोबे में, कदम रखा, तब हमारी हालत क्या थी, हमारे असासे क्या थे और आज हमारे असासे क्या हैं। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले एंकर्स का, इन सहाफियों का एहतसाब होना चाहिए। और मैं बिल्कुल सर मैं आपकी बात पे सबसे पहले तैयार हूं सर, सबसे पहले मैं तैयार हूं आपकी इस बात पे। अगला सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, फिर मैं वकास अब्रेज साहब की जानिब जाती हूं। सर, ये इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी को नईम हनीफ साहब आप देख किस तरह से रहे हैं? हुकूमत पर यह इल्जाम लग रहा है कि एयाज अमीर साहब पर तशद्दुद हो और मौजूदा गिरफ्तारियां हो, इन सब के पीछे हुकूमत ही है, हुकूमत का ही हाथ है।
देखिए, मैं कम से कम इन दो वाकयात के पीछे बहुत सी चीजों का मुझे पता है। वक्त आने पे मैं वो बताऊंगा भी। इनके पीछे कम से कम हुकूमत का हाथ नहीं है। इमरान रियाज अपने सोशल मीडिया पे जो कुछ कर रहे हैं पिछले तकरीबन 4-5 माह से, और इन समेत बहुत से जो यूट्यूबर हैं और बहुत से जो एंकर्स के यूट्यूब चैनल हैं, अजहर मशवानी पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के वो नंबर 2 हैं। नंबर 1 अरसलान जावेद हैं, जो उस दिन बुशरा बीबी के साथ बात कर रहे थे, और वो उनके डिजिटल मौक्कल भी हैं जिनके जरिए वो लोगों को गद्दार करार दे रही थी और जिनके जरिए वो लोगों को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रही थी। इनको यूट्यूब चैनल खरीद कर दिए गए हैं। 15 लाख रुपए का यूट्यूब चैनल जो है पीटीआई ने खरीद कर दिया, और तमाम तर इस चैनल के जो अखराजात हैं, इसकी जो मेंटेनेंस हैं, जो बूस्ट लगते हैं, जो व्यूज लिए जाते हैं, मसनूई और गैर मसनूई, वो तमाम तर ये सोशल मीडिया पीटीआई का सेल चलाता है। और 200 करोड़ रुपया आखिरी 2 नहीं मनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल जितने भी जो सहाफ़ी इस तरह बात कर रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल ये है कि जिस वक्त आपको, जो आप लोगों ने अपनी तकरीरों में बात की, जो फाइल्स आपको दिखाई जा रही थी और उसके बाद आपने अपना एक नैरेटिव बना लिया और फिर वो आपने सेल करना शुरू कर दिया आवाम में, तो आपने उस वक्त सवाल नहीं किया कि ये आपका काम है कि आप हमें इस किस्म के फाइल्स प्रोवाइड करें, इस तरह का मवाद प्रोवाइड करें। लेट्स सी जी, आगे बढ़ेंगे, दीगर मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक ब्रेक की कॉल आ रही है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब की बेटी भी मेरे साथ मौजूद है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी को माहिर कानून किस तरह से देख रहे हैं? अबरेज साहब जरा बताइएगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी गिरफ्तारी को? कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाहाकार है इस पर। देखिए किरण, पाकिस्तान के अगर 25 या 30 साल की गुज़िश्ता पॉलिटिकल या जुडिशियल हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इट बिकम्स क्वाइट क्लियर कि जब कभी किसी सहाफ़ी ने, वकील ने या ब्यूरोक्रेट ने किसी भी सियासी पार्टी के सियासी नजरियात की हंडिया के नीचे अपनी लकड़ियां जलाने की कोशिश की तो उसके हाथ भी जले, पाँव भी जले और उसके पर भी जले। जहां तक ये वाकये की बात आई, मस्ट से वन थिंग के आज जिस तरह इनके वजीर कानून की तरफ से भी ये बात की गई, आई वॉज एग्री ऑन दैट थिंग के चूंकि हमारे आइन के अंदर जहां पे बुनियादी हकूक दिए गए हैं वहां पे रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, लिमिटेशन दी गई हैं। और जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, वहां पे कुछ लिमिटेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, कुछ हदूदों कयूद हैं। वो कौन सी हैं कि आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अलावा, पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के अदारों के अलावा, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ या पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं या हमारे इत्तेहादियों, उनके खिलाफ कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जो कि उनकी तज़हीक, उनके तमस्सर या उनको डिफेम और डिस्पर्ज करने के जिम्मे में आती है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 121 मौजूद है, 124 से मौजूद है, लेकिन सेक्शन 121 जो कि ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो दुश्मन मुल्क के झंडे को पाकिस्तान पे मुसल्लत करता है तो उसके खिलाफ 121 की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजाए मौत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ 121 और 124 ए के निफाज से पहले गवर्नमेंट की असेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की असेंट लेना लाज़िम व मलज़ूम है। उसके अलावा बगैर आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स जो अपने सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका कानून तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजूरी के लिए लेकर आई थी। अच्छा अबरेज साहब, मुझे बताइए कि इमरान रियाज को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है, इसमें जमानत के कितने चांसेस हैं? देखिए इनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात थे। आज जब इनको अटक में पेश किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन ऑप्ट करने से इनको कहा कि हम आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन में जाएं, आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं या अटक की कोर्ट में चले जाएं। अटक की कोर्ट में जब गए तो वहां पे जो मुकदमा था, मेरे जो नॉलेज के मुताबिक वो पीका ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किया गया था। और ये पीका ऑर्डिनेंस की वही दफा थी जिसके तहत ये मुकदमा लॉन्च किया गया था, जो कालअदम करार दे दी जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब ने। सेकेंडली ये जो लॉ था ये भी प्रपोज किया था पीटीआई के दौर के अंदर। और दूसरी जो पीटीआई के दौर के अंदर सबसे बड़ी चीज की गई थी वो ये कि आप पाक फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, ये भी बिल इनकी तरफ से टेबल किया गया था। तो मैं ये समझता हूं कि हमें हमारे मुल्क के कवानीन, बतौर सहाफी, बतौर एंकर, बतौर वकील, जो कानून अगर कलअदम हो गया वकास, तो फिर तो उनकी गिरफ्तारी भी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल खत्म। देखें, जहां तक पीका ऑर्डिनेंस की बात है, अटक की कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो कॉलअदम करार दे दिया गया। आप इस तरह करें कि आप रावलपिंडी में 10 बजे इनको पेश करें और जिस एफआईआर के तहत इनको अरेस्ट किया गया उस एफआईआर के तहत आप कोर्ट में जाके आर्ग्यू करें। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज, जो कंफ्यूजिंग चीज है, विच हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन इन आवर कंट्री, वो ये कि कौन सी एफआईआर के तहत अटक की पुलिस इनको गिरफ्तार किया है। क्या
पहले से कोई FIR रजिस्टर थी या गुज़िश्ता रात कोई FIR, चूंकि इनके ऊपर 20 मुकदमात है और मोर और लेस वो सेम ही मुकदमात है। उन मुकदमात के अंदर जो दफात को अप्लाई किया गया वो यही कि आपने मुसल्ला को आज पे तनकीद किया। एक लास्ट बात मैं जरूर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज जरा वक्त की कमी है, दीगर मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब की बेटी आयशा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त है आपके लिए इस वक्त। हलीम साहब को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है, उन पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है, अब उन्हें अदालत में भी पेश कर दिया गया है। क्या अब आप मुतमईन हैं इस बात से कि इंसाफ होगा आयशा? एक के ऊपर एक इल्जाम नहीं अजमा से, इसके ऊपर तो सैकड़ों इल्जाम है, तो हमें तो पता नहीं चलता। जब वो एंड जस्ट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड, उनको गिरफ्तार जब किया गया तो हमें तो पता नहीं था कि वो गिरफ्तारी थी या कुछ और था, क्योंकि उनको रात में सिविलियन कपड़ों में कोई 8 से 10 अफराद उठा के ले गए और उसके बाद 8 घंटे तक हमें उनकी फैमिली को, उनके चाहने वालों को, उनकी लॉयर्स को, किसी को नहीं पता था कि हलीम आदिल शेख किधर है। तो ये अरेस्ट नहीं, ये तो किडनैपिंग होती है। उसके बाद मिस्टीरियसली कोई FIR इमर्ज, 30 साल पुराना कोई अपेरेंटली केस, उसमें भी क्या कहते हैं जो टाइमिंग थी FIR लॉन्च करने की, केस फाइल करने की, वो थी 7:30 AM। हलीम आदिल शेख को 6 जुलाई 3:30 AM के ऊपर, मतलब तकरीबन 4 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया। तो पहले अरेस्ट करते हैं, फिर सोचते हैं, केस बनाते हैं, वो केस पे फौरन, मतलब एट दिस पॉइंट का आप कोई भी टीवी चैनल को आयशा ये कह रही हैं कि पहले उनकी गिरफ्तारी की गई और फिर उसके 4 घंटे के बाद केस दर्ज किया गया, इसे जस्टिफाइड इस तरह से किया गया इस गिरफ्तारी को? बिल्कुल। तो पहले गिरफ्तारी की गई, बल्कि आपके भी चैनल पे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मेरे फादर लाइव शो में बैठे हुए थे, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आपके चैनल पे लाइव शो में थे, उस टाइम पे उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR दर्ज की कर दी गई थी और कहा था कि वो टेररिज्म कहीं फैला रहे थे, कहीं टेरर किसी को, मतलब इन द लास्ट 2 मंथ जब से आजादी मार्च शुरू हुई है, इतने अब्रप्ट केसेस। और उससे पहले 2.5 साल से आयशा आपने कल कहा कि आपके वालिद की जिंदगी को खतरा है। किससे खतरा है उनकी जान को? हमने इस बात को मल्टीपल टाइम, मेरे फादर ने इसी वीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये बात क्लियरली बता दी थी कि सिंध गवर्नमेंट से, जरदारी फैमिली से खतरा है। मैं आपको ये मेरी बहन की जितने 2.5 गुजरे हैं, हमारे घर पे पुलिस के, सोसाइटी के अराउंड पुलिस कौन से, और तकरीबन कोई मोबाइल हमारी जो कॉलोनी है उसके अराउंड। आयशा जितना मैं आपको सुन सकी यकीनन फैमिली इस वक्त बड़े कर्ब में गुजर रही होगी। कनेक्शन का कुछ मसला आ रहा है, मैं आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत हमें साथ मौजूद थी, जो सारा अहवाल है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम। तो जनाबे वाला एक और जो आम खबर है जिस पर मैं अब डिस्कशन करने जा रही हूँ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से वजीर दाखिला ने बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर की हैं। कह रहे हैं पार्लिमानी स्टीयरिंग कमेटी कलदम TTP के साथ होने वाले मुज़ाकरात की निगरानी करेगी। तय ये पाया है कि पार्लियामेंट की इजाज़त से ही मुज़ाकरात में कोई बात तस्लीम की जाएगी या कोई बात मुस्तरद की जाएगी। तो इस पर बात करने के लिए कर्नल आबिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, ये बताइए सर, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात का मरहला नहीं आया, ये बातचीत से पहले ही का स्टेज है, मुज़ाकरात पहले से जारी थे। सर वो क्या सिलसिला था? किसी भी वॉर के अंदर नेगोशिएशंस तो होती है ना, टॉक्स होती है। तो आप इसको अगर आप यूं कहें कि जी टॉक्स हो रही थी, मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, मुज़ाकरात तो एक ऑलरेडी सर्टेन एजेंडे के ऊपर बातचीत तो जाहिर है जी पहले भी चल रही थी और अभी भी हो रही है कल्मिनेशन। लेकिन ये जो उन्होंने आज बयान दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसके अंदर होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो है उनके अप्रूवल से होगा। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो डिस्कस की गई है जी, और जिसके ऊपर एम्फेसिस भी दिया गया है, वो ये है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है, यानी अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, उसको भी बीच में एंगेज किया जाएगा कि वो जो उनकी जो अफ़गान सरजमीन है, जैसे पाकिस्तान ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, वहाँ पे बेस ना हो सके, वहाँ पे कोई बेस ना हो जो कि पाकिस्तान में जो है इंस्टेबिलिटी, हमारी तरफ जो हमारा जो बॉर्डर वहाँ पे जो तरीके से
जावेद लतीफ साहब, पार्लियामेंट की सिर्फ स्टीयरिंग कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? क्या पार्लिमानी नुमाइंदे मुज़ाकराती अमल में भी साथ बैठेंगे? कमेटी बाइख्तियार कितनी होगी? वो सिर्फ निगरान होगी या तालिबान के मुतालबात मंजूर या मुस्तरद करने का हतमी इख्तियार भी फिर उन्हीं के पास होगा? जी देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये इसके ज़ाहिर है दो लेवल होते हैं। एक तो टेक्निकल लेवल है इन टॉक्स, तो जो ग्राउंड के ऊपर जो कमांडर्स डिप्लॉयड हैं, पहला जो कनेक्शन है या पहला जो कांटेक्ट है वो तो उनके थ्रू होगा। फिर वहाँ से जो बात होगी और जो वहाँ से बात फिर अक्रू होती है, जो बात आगे यानी कि जिस पे कुछ थोड़ा सा जो बातचीत जब आगे होती है तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके जो रेप्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी, जो भी कमेटी बनाई है जिसमें 4-5 लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो उन तक पहुंचाई जाएगी, उन तक उनको बीच में उनको कन्वे किया जाएगा। उस एक मैकेनिज्म एक्चुअली डिफाइन हुआ है, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ सेकंड कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ थर्ड कॉन्टैक्ट, जो कि लीडरशिप है इटसेल्फ, सीनियर लीडरशिप, तो वो फिर डिसाइड करेगी जी। तो एक्चुअली इस मैकेनिज्म को आप यूं कहिए कि थोड़ा सा डेलिनेट या डिफाइन कर दिया गया है। बातें हो रही थी जो कुछ जी आबिद साहब, तालिबान की जानिब से सर मुआवजे की जो डिमांड सामने आई थी उस पर क्या तय पाया है? अफवाहें हैं कि शायद 20 अरब रुपए मुआवजा दिया जा सकता है। ये जो अफवाहें हैं जी उस पर तो बात फजूल है कि क्या है। ये देखें, ये बहुत सारी हैं और ये जाहिर है ये एक जो चल पड़ इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ डिस इन्फॉर्मेशन इसमें लाया जाता है। आई थिंक करना यह कहना कि इस ऑथेंटिसिटी है। जी जी जी, इसका टाइम। बहुत शुक्रिया आबिद लामी, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है आयशा आहद के हवाले से, इतनी पुरानी है वो, क्या मामला हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इमदाद वालों को भी हम लोग निकाल किया था, वो भी चंद अक्सर घंटे बाद आए थे, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं है। 300 के से ऊपर यानी घराने यहाँ मुतासिर है। बाकी आप देखेंगे यहाँ तो रहने के भी काबिल नहीं है। जो घर साबित है वो भी यानी किरे के मुख्तलिफ जगह से। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ये बलूचिस्तान है जहाँ पर पिछले 3-4 दिन की बारिशों में ओवरऑल पाकिस्तान में 77 लोगों की अगर जानें गई हैं तो इसमें से 35 लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ इस सूबे बलूचिस्तान में गई हैं। और या इस सूबे के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है, कहते हैं, देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाला सूबा है। फराह अजीम शाह मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की। फराह साहिबा अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में बारिशों से अब तक कितनी तबाही हो चुकी है? जो मनाज़र मैं देख रही हूँ बड़े हॉरिबल हैं। कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं और अब तक कितने लोग जान से गए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। किरण, आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि बलूचिस्तान जो है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है, ये बिल्कुल सच है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्री मॉनसून से जो ये सारे इश्यूज शुरू हुए हैं, जो अब तक मॉनसून का जो सीज़न है वो जारी है और ये अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। इसका मैं आपको ये बताती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ जो रिपोर्ट हुई हैं प्री मॉनसून से लेके अब तक वो हैं अराउंड 39 और इसमें जो इंजर्ड हैं वो अराउंड 47 हैं। और अगर कुछ डिटेल में आप जानना चाहेंगी तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बता सकती हूँ कि जिस तरह दुक्की में 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई थी, कोहलू में भी 2 थी, सिब्बी में 5 थी। मुझे ये भी बता दीजिए, ये सैलाबी रैलों के नतीजे में माली नुकसान भी ऑब्वियसली बहुत होगा, दर्जनों घर बह गए होंगे, मवेशी बह गए होंगे, कई इलाकों में तो अब तक इमदाद ही नहीं पहुंची है। हुकूमत बलूचिस्तान क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, नहीं, इमदाद जो है वो हर इलाके में पहुंच चुकी है। और मैं आपको ये बताऊं, जो टोटल नंबर ऑफ हाउस डैमेजेस हैं अभी तक वो 605 हैं, 605 के करीब हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एक कंटिजेंसी जो हमारी एक प्लान होता है वो ऐसे डिजास्टर से पहले तैयार कर लिया जाता है और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, इसमें इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, और तो ये 605 घरों की मरम्मत में हुकूमत बलूचिस्तान मदद करेगी उन लोगों के जिनके घर डैमेज हुए हैं?
अच्छा किरण, मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि ये एंक्रोचमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है। आपको पता है बलूचिस्तान में जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन ये नदी नालों पर जो कब्जा माफिया है ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जब पानी का सैलाब इस तरीके से आता है तो पानी को तो रास्ता चाहिए होता है गुजरने के लिए, और फिर इस किस्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे तबाही का सामना करना पड़ता है। आज ही चीफ मिनिस्टर ने इस पे भी एक्शन लिया है। यानी मैं आपकी बात से ये समझूं कि ज्यादातर तबाही वहां हुई है जहां पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जहां पर इंक्रोचमेंट है। तो जी बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें जैसे 3 फेजेस होते हैं आपके जब भी कोई डिजास्टर आता है। एक पहले होता है रेस्क्यू का, फिर रिलीफ का, फिर रिहेबिलिटेशन का। तो अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो प्रोसेस है वो जारी है। हुकूमत पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती? ठीक है उन्होंने भी गलत किया, कब्जा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि पहले कार्रवाई करें। जान तो किसी की भी जाए कीमती है। जी जाने बिल्कुल कीमती है, इवन के एक जानवर की जान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और मैं आपको ये बताऊं, देखें हमारी हुकूमत को अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हुए हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए। तो पिछली गवर्नमेंट की जो नालायकी है वो आप हमारे खाते में ना डालें। तो अभी इन 8 महीनों में बहुत से ऐसे मार्के हैं जो इस गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर बहुत ऐसे मार्के सर अंजाम दिए हैं जो पूरे पाकिस्तान के सामने हैं और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस सैलाबी जो हमारा इशू है आजकल। देखें मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पीडीएम में इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है और इसके साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हर पल की रिपोर्ट जो है वो खुद ले रहे हैं, खुद सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब तक देखें अगर ये इस तरीके से प्लान पहले से तैयार ना किया जाता तो इससे ज्यादा भी तबाही हो सकती थी। अब अगली 24 घंटे तक जो है हमें एक्सपेक्टेड है। बहुत शुक्रिया फरा, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। क्विकली नाज़रीन प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेगी। और ये आई हुई है यहाँ पे, इनका पर्स देखे, इनका मोबाइल देखे, करोड़ों रुपए ये जो है कि इन्होंने आवाम के खा के, यहाँ पर इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को, करोड़ों अरबों रुपए खा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये वीडियो जब मेरे सामने आई है ना मुझे बड़ी परेशानी हुई है इसे देखकर। सियासी इख्तिलाफात के बाइस लोगों को इस तरह से परेशान करना, हिरासा करना, और फिर हमारी बदकिस्मती ये कि ये ट्रेंड रोज बरोज परवान चढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद महीनों से तो इसमें इस कदर इजाफा हो चुका है कि सियासी शख्सियात को तो छोड़िए, गैर सियासी शख्सियात का भी पब्लिक प्लेसेस पर जाना मुश्किल हो गया, महाल हो गया है। कल से सोशल मीडिया पर तकरीबन ये 1 महीने पुरानी है आयशा अहद की वीडियो जो कि वायरल हुई है, जिसमें वो अपने फैमिली के साथ, फैमिली की बच्चियां हैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। वहाँ एक शख्स आता है, वीडियो बनाता है, उन्हें हिरासा करता है, उन्हें लोगों के दरमियान शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग फैमिली के साथ बच्चों के सामने किसी अकेली खातून को हिरासा करके खुद को चैंपियन समझते हैं, बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन साबित करने की कोशिश करते हैं। आयशा आज से मेरी बात हुई तो वो कह रही थी कि पहले तो उनको महसूस नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, जब थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ, महसूस हुआ कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो वो उनकी फैमिली की जो बच्चियां थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और ये एक वाकया नहीं है, वो कह रही हैं ऐसे तकरीबन कई सारे वाकयात, कई सारे लोग इस तरह से वीडियोस बना चुके हैं, और ये वीडियो भी तकरीबन 1 महीने पुरानी है जो कल अचानक सोशल मीडिया पर आई है। लेकिन इस तरह का वाकया और इस तरह का किसी भी जमात से ताल्लुक हो या किसी भी आपका जहन से ताल्लुक हो, लेकिन इस तरह के किसी भी वाकये की मजम्मत होनी चाहिए और उसको रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तमाम नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।